नमस्कार। तो आज हम सोने की चाबी किस्सा बुरातीनों का 27वां किस्सा सुन रहे हैं। इधर कारावास बारावास पागलों की तरह लुढ़क पुढ़क रहा था। उस अपनी दाढ़ी नोचे जा रहा था। इधर आगे आगे बुरातीनों, उसके पीछे पीछे मलवीना, पियरो, आर्तेमोन और सबसे पीछे पापा कार्लो तहखाने में पत्थर की ऊंची ऊंची सीढ़ियों से उतर रहे थे। पापा कार्लो के हाथ में एक अधजली मोमबत्ती थी। उसकी कपकपाती लो का प्रकाश आर्तेमोन के जबरे बालों पर सिर या पियरो के फैले हुए हाथ की बड़ी बड़ी परछाइयां बना रहा था। लेकिन सीढ़ियां अंधेरे में किधर ले जा रही थी यह नहीं दिख रहा था। मलवीना डर के मारे रो न पड़े, इसलिए बार बार अपने कान में चिकोटी काटे जा रही थी। पियरो हमेशा की तरह बेवक्त अपनी ऊल जलूल कविता बुदबुदाने लगा। दीवार पर थिरकते साए मुझे कभी न डराए, भले ही सीढ़ी टेढ़ी हो, अंधकार से भरी पड़ी हो, तहखाने का यह रास्ता लिए जा रहा अलबत्ता। बुरातीनो सबको पीछे छोड़ता हुआ बहुत आगे निकल चुका था। उसकी सफेद टोपी नीचे मुश्किल से दिख रही थी। अचानक वहां किसी की फुफकार सुनाई दी। कोई कूदा, फिर लुढ़कने लगा। चीख पुकार सुनाई दी, बचाओ बचाओ। क्षण भर के लिए आर्तेमोन अपने जख्मों को भूलकर मलवीना और पियरो को धकेलते हुए काले बवंडर की तरह नीचे सीढ़ियों पर दौड़ पड़ा। उसके दांत किटकिटाए और कोई जीव जोर से करा उठा। फिर पहले की तरह सन्नाटा छा गया। सिर्फ मलवीना का दिल अभी भी घड़ी की तरह तेजी से टिक टिक करता हुआ धड़क रहा था। अचानक रोशनी की एक चौड़ी सी धारी सीढ़ियों पर पड़ी। पापा कार्लो की मोमबत्ती का प्रकाश फीका पड़ गया। देखिए देखिए जल्दी, बुरातीनो ने जोर से पुकारा। मलवीना उल्टे पैर एक एक सीढ़ी जल्दी जल्दी उतरती जा रही थी। उसके पीछे उछलता हुआ कूदता हुआ पियरो उतरने लगा। अंत में झुका हुआ कार्लो चल रहा था, जिसके लकड़ी के जूते पैरों से बार बार निकल जाते थे। नीचे घुमावदार सीढ़ी के मुहाने पर आर्तेमोन बैठा था। उसके पैरों के पास चूहा खुटर खुटर मरा पड़ा था। बुरातीनो अपने दोनों हाथों से उस सड़े गले नमदे के पर्दे को उठा रहा था, जो दीवार पर बने एक सुराख को ढके हुए था। सुराख से नीला प्रकाश भीतर आ रहा था। सुराख से गुजरते वक्त उन्होंने देखा कि वह चमकते सूर्य का प्रकाश है। यह रोशनी कमरे की मेहराबदार छत पर बने गोलाकार रोशनदान से आ रही थी। थिरकते धूल कणों वाले किरण पुंज से पीले संगमरमर का गोलाकार कमरा जगमगा रहा था। उसके बीचों बीच एक बहुत सुंदर कठपुतली थिएटर बना हुआ था। रंगमंच के पर्दे पर बिजली कड़कने की आड़ी तिरछी सुनहरी रेखाएं बनी हुई थी। पर्दे के अगल बगल दो चौकोर मीनारें इस खूबसूरती से सजाई गई थी जैसे उन्हें छोटी छोटी ईंटों से बनाया गया हो। इन मीनारों के हरी टीन वाले गुंबद चमचमा रहे थे। बाईं मीनार पर घड़ी लगी हुई थी, जिसकी सुइयां कांसे की बनी हुई थी। डायल पर हर अंक के सामने हंसते खिलखिलाते बच्चों के चेहरे अंकित थे। दाईं मीनार पर रंग बिरंगे शीशे वाली गोल गोल खिड़की बनी हुई थी। इस खिड़की के ठीक ऊपर हरी चमकीली छत पर बोलने वाला झिंगुर बैठा आराम कर रहा था। जब वे सभी आश्चर्य से मुंह बाएं उस अद्भुत थिएटर को देख रहे थे, तब झिंगुर ने धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में कहा, देखो बुरातीनो, मैंने पहले ही तुम्हें सचेत कर दिया था कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े खतरनाक मोड़ और तरह तरह की मुसीबतें आएंगी। यह तो अच्छा हुआ कि तुमने उन मुसीबतों से छुटकारा पा लिया, लेकिन इसका अंत बुरा भी हो सकता था। झिंगुर बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे बोल रहा था और वह नाराज भी था, क्योंकि उसे सिर पर हथौड़ी की चोट अब भी याद थी। अपनी 100 साल की उम्र और दयालु स्वभाव के बावजूद वह उस अपमान को न भूल पाया था।
इसलिए अधिक कुछ कहे बिना उसने अपनी मूछें हिलाई जैसे कि उनसे धूल झाड़ी हो और धीरे से किसी सुनसान दरार की ओर बढ़ गया। तब पापा पकार्लो ने कहा, मैंने तो सोचा था यहाँ हमें सोने चांदी का ढेर मिलेगा, पर यहाँ तो पुराने खिलौने ही हाथ लगे। वह मीनार वाली घड़ी के पास आया। फिर उसने डायल को अपने नाखून से ठकठकाया और चूंकि घड़ी के बगल में खूंटी पर तांबे की चाबी टंगी हुई थी, उसने उसे उतारा और घड़ी में चाबी भर दी। घड़ी जोर से टिक टिक करती हुई चल पड़ी। उसके डायल पर सुइयां घूमने लगी। घड़ी की बड़ी सुई बाहर आ पहुंची और छोटी 6 पर। घड़ी की बड़ी सुई 12 पर जा पहुंची और छोटी 6 पर। घड़ी के अंदर कुछ घुर कुछ खड़खड़ हुई और उसने टनाकेदार आवाज के साथ 6 बजाए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत स्वागत स्वागत। तुरंत ही दाईं दीवार पर रंग बिरंगे शीशों वाली खिड़की खुली। चाबी की चिड़िया फुदक कर बाहर आई और उसने अपने पंख फड़फड़ाए। फिर लगातार 6 बार चहकी। चिड़िया अपनी खिड़की में वापस लौट गई। खिड़की बंद होने की आवाज़ सुनाई दी और मोहक संगीत गूंजने लगा। पर्दा ऊपर उठा। नन्हे मुन्नों में से किसी ने भी ऐसी खूबसूरत सजावट न देखी थी। यहाँ तक कि पापा कार्लो के लिए भी यह सब अजूबा था। सामने स्टेज पर बगीचा था। छोटे छोटे पेड़ों पर सुनहरी और रूपहली चमकीली पत्तियां झिलमिला रही थी। वृक्षों पर नन्ही नन्ही मैनाएं चहचहा रही थी। एक पेड़ पर सेब दिख रहे थे। हर सेब मटर के दाने से बड़ा नहीं था। पेड़ों के नीचे मोर चहलकदमी कर रहे थे और पंजों के बल उठकर चोंच मार मार कर सेब का जायजा ले रहे थे। घास के मैदान में बकरी के 2 बच्चे उछलते कूदते सींग भिड़ाए लड़ रहे थे। यत्र तत्र तितलियां उड़ रही थी जिन्हें मुश्किल से देखा जा सकता था। इस तरह 1 मिनट बीता। चिड़ियों का चहकना बंद हो गया। मोर और बकरी के बच्चे पर्दे के पीछे कहीं गायब हो गए। पेड़ स्टेज के नीचे रहस्यमय ढंग से छिप गया। फिर दृश्य बदला। पृष्ठभाग पर मलमल के बादल छटने लगे। रेतीले मरुस्थल पर लाल लाल सूरज दिखलाई पड़ रहा था। स्टेज के दाहिने और बाएं किनारे से सर्पाकार लताएं दिखलाई दे रही थी। एक पर तो सचमुच का अजगर लटका हुआ था। दूसरी पर बंदरों का झुंड अपनी दुम पकड़कर इधर उधर उछल कूद कर रहा था। यह दृश्य अफ्रीका का था। लाल सूरज की रोशनी से चमकती रेगिस्तानी रेत पर जंगली जानवर घूम रहे थे। 3 छलांगे मारकर अयाल वाला शेर तेजी से निकल गया। वैसे तो यह बिल्ली से बड़ा न था, लेकिन डरावना जरूर था। झूमता झामता पिछले पैरों पर डगमगाता मखमली भालू छाता लगाए हुए सामने से निकल गया। रेंगता हुआ घिनौना घड़ियाल भी आगे बढ़ गया। अपनी छोटी छोटी निकम्मी आंखों से यह दयालु बनने का ढोंग रच रहा था, लेकिन आर्तेमोन ने उस पर विश्वास नहीं किया और तुरंत गुर्राने लगा। फिर सामने से उचकता हिलता डुलता गैंडा निकल गया। उसके खूब पैने सींग पर रबड़ की बड़ी सी गेंद पहना दी गई ताकि कहीं गलती से किसी को सींग न मार दे। इस तरह से एक एक करके जानवर आ रहे थे और जा रहे थे। एक जिराफ सामने से दौड़ता हुआ गुजरा। लगता था कि यह कोई सींग वाला धारीदार ऊंट है जिसने गर्दन तान रखी है। फिर बच्चों के दोस्त हाथी की बारी आई। बुद्धिमान कोमल स्वभाव वाला हाथी झूमता झामता अपनी सूंड हिला रहा था। सूंड में वह एक टाफी पकड़े था। सबसे पीछे बेहद गंदा जंगली कुत्ता यानी कि सियार भागता दिखलाई दिया। आर्तेमोन उस पर भूंकता हुआ झपटा। बड़ी मुश्किल से पापा कार्लो दुम पकड़कर उसे स्टेज से नीचे खींच लाए। तमाशे के सारे जानवर एक एक कर निकल चुके थे। सूर्य अस्त हो गया था। अंधेरे में कोई चीज नीचे उतारी जा रही थी। कोई सामान अगल बगल से मंच पर आ रहा था। फिर से संगीत लहरी गूंजने लगी। सड़क की दूधियां बत्तियां जल उठी। स्टेज पर शहरी चौराहे का दृश्य दिखाया जा रहा था। घरों के दरवाजे खुले। लोग खिलौने वाली ट्राम गाड़ी पर सवार हो गए। कंडक्टर ने सीटी बजाई। ड्राइवर ने ट्राम स्टार्ट करने के लिए हैंडल घुमाया। एक लड़का चलती ट्राम के पीछे लटक गया।
पुलिस वाले ने सीटी बजाई। ट्राम गाड़ी ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बगल की सड़क पर मुड़कर ओझल हो गई। नन्हा मुन्ना साइकिल सवार सामने से निकला। साइकिल के पहिए नन्ही नन्ही तश्तरियों के बराबर थे। फिर अखबार वाला भागता हुआ आया। अखबार भी क्या था, एक खास तरह का नन्हा मुन्ना अखबार, जैसे जेबी डायरी का चेहरा पन्ना। आइसक्रीम अगली गाड़ी ठेलता हुआ चौराहा पार कर रहा था। बरामदों में बाहर निकलकर लड़कियों ने आइसक्रीम वाले को हाथ हिलाकर बुलाया। उसने आइसक्रीम का ठेला हाथ से ठेलते हुए कहा, आज तो एक भी नहीं बची ही, अगली बार का इंतजार करो। उसने कहा। इसी वक्त पर्दा गिरा और उस पर पहले की ही भांति बिजली की सुनहरी रेखाएं चमक उठी। पापा कार्लो, मलवीना, पियरो उस अद्वितीय तमाशे को देखकर ठगे से रह गए। बुरातीनो ने मजे से अपने दोनों हाथ जेब में डाले, नाक ऊपर उठाई और शेखी भगाड़ते हुए बोला, क्यों, देखा तो मेरा कीचड़ में डुबकियां लगाना और बूढ़े कछुए से मिलना बेकार नहीं गया। इस थिएटर में अब हम हंसी मजाक वाला एक नाटक पेश करेंगे। पता है कौन सा? उसका नाम होगा सोने की चाबी, यानी किस्सा बुरातीनो और उसके दोस्तों का। कारावास बाराबास तो जल भुनकर रह जाएगा। पियरो ने अपनी मुट्ठी से माथा रगड़ते हुए दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, मैं अपनी दमदार कविताओं से भरपूर यह हास्य नाटक खुद लिखूंगा। मलवीना ने कहा, मैं टिकट और आइसक्रीम बेचूंगी और अच्छी बच्चियों का अभिनय भी किया करूंगी। ठहरो, लेकिन पढ़ाई कब करोगे? पापा कार्लो ने पूछा। सभी ने एक साथ एक स्वर में उत्तर दिया, हम लोग सुबह पढ़ेंगे और शाम को अपने थिएटर में काम करेंगे। ठीक है मेरे नन्हे मुन्नो, पापा कार्लो ने कहा, और मैं बाजा बजा कर दर्शकों का मन बहलाऊंगा, उन्हें खुश करूंगा। अगर हम इटली में शहर शहर घूम घूम कर तमाशे दिखाएंगे तो मैं घोड़ा गाड़ी चलाया करूंगा और मसालेदार गोश्त भी पकाया करूंगा। आरतिमोन अपना एक कान खड़ा करके सिर घुमाता हुआ सब कुछ सुन रहा था और चमकती आंखों से दोस्तों की ओर देख रहा था, मानो उनसे पूछ रहा हो, मैं क्या करूंगा? बुरातीनो बोला, आरतिमोन के जिम्मे हमारे थिएटर का गोदाम रहेगा। कलाकारों के गहने, कपड़े और साज सामान की देखभाल करेगा। मैं गोदाम की चाबी उसे ही सौंप दूंगा। इसके अलावा वह चाहे तो पर्दे के पीछे से तरह तरह की आवाज़ें निकाल सकता है, जैसे शेर की दहाड़, गेंडे की पदचाप, घड़ियाल की आवाज़, या फिर जोर जोर से अपनी दुम हिलाकर आंधी की साएं साएं पैदा कर सकता है। अरे बुरातीनो, तुम क्या करोगे? सब ने पूछा। थिएटर में तुम कौन सा काम करोगे? लो, यह भी कोई पूछने की बात है। मैं खुद अपना यानी बुरातीनो का पार्ट अदा करूंगा और सारी दुनिया में नाम कमाऊंगा। शुक्रिया।